दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोग जो है बिहार एसएससी के लिए, ठीक है, बिहार एसएससी के लिए हम लोग जो है रात में 9 बजे पीएम में, ठीक है, रात में 9 बजे पीएम में जो है हम लोग बिहार एसएससी का प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो ये हमारा 10 होने वाला है। सॉरी, 10 तो हो चुका है, अब जो है 11 नंबर प्रैक्टिस सेट होने वाला है। इससे पहले हम लोग जो है 10 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं लगा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के जो है आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। तो चलिए आज का प्रश्न को स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है कि गांधी जी ने निम्नलिखित में से किस पर जो है बल दिया है। गांधी जी जो है किस पर जो है सबसे ज़्यादा जो है ये बल दिया है। देखो, जैसे कि ये अत्याधुनिकीकरण हो जाएगा, धार्मिकीकरण हो जाएगा, विकेंद्रीकरण हो जाएगा, यानी कि सभी पर जो है गांधी जी ने जो है बल दिया है, ठीक है, इन सभी पर। देखो भारत में, देखो हम भारत में बात कर ले 1917, ठीक है, 1917 से लेकर 1918, ठीक है, 18 के बीच में गांधी जी ने चंपारण सत्याग्रह हो गया, अहमदाबाद मिल हड़ताल हो गया, खेरा सत्याग्रह हो गया, इन सभी का नेतृत्व जो कि महात्मा गांधी ने किया था। तो इसे भी जो आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान स्पष्टता प्रेस की स्वतंत्रता की व्यवस्था नहीं करता, परंतु यह स्वतंत्रता अंतर्निहित है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत ये आता है। देखो इसकी हम बात कर लेती है आर्टिकल 19, ठीक है, क के अंतर्गत आता है, भाग क के अंतर्गत जो है ये आता है, ठीक है, भाग क के अंतर्गत। चलिए अगला प्रश्न है कि अकबर ने कब जो है जजिया कर की समाप्ति की है। अकबर जो है ये कब जजिया कर की समाप्ति किया है। देखो जजिया कर जो मतलब समाप्ति हुआ है ये जो है 1564 में। कब हुआ ये? 1564 ईस्वी में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखो जजिया कर जो ये सर्वप्रथम भारत के सिंध क्षेत्र में, ठीक है, भारत के सिंध क्षेत्र में मोहम्मद बिन कासिम ने लागू किया था, ठीक है। जजिया कर जो ये होता था सबसे पहले भारत के सिंध क्षेत्र में, कहाँ पर पूछता है कि सबसे पहले जो जजिया कर कहाँ लगाया गया था, तो ये भारत के सिंध क्षेत्र में जो है ये लगाया गया था। और किसने लगाया था? तो ये जो है मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। किसने लगाया था? मोहम्मद बिन कासिम ने लगाया था। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी डाउट हो तो आप कमेंट के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा बुद्ध का संबंध जो ये किससे है। महात्मा बुद्ध का संबंध जो है ये किससे है। देखो महात्मा बुद्ध का संबंध ये शाक्य से है। किससे? ये शाक्य से। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो गौतम बुद्ध शाक्य गणराज्य के क्षेत्रीय थे, जबकि महावीर ज्ञात्र कुल के क्षत्रिय थे। और गौतम बुद्ध का जन्म की हम बात कर ले, गौतम बुद्ध का जन्म जो ये 563 ईसा पूर्व, ठीक है, कहाँ पर हुआ था? तो ये जो कपिल वस्तु में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? ये कपिल कपिल वस्तु में जो ही हुआ था, ठीक है, कपिल वस्तु में हुआ था। और हम बात कर ले कि महावीर का जन्म, ठीक है, महावीर का जन्म कब हुआ था? तो महावीर का जन्म जो है 540 ईसा पूर्व हुआ है। महावीर का जन्म जो कि कुंडग्राम वैशाली के पास में हुआ है, ठीक है। महावीर के भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि हिस्टोरिका का लेखक जो ये कौन है। हिस्टोरिका का लेखक जो है ये कौन हो जाएगा। हिस्टोरिका का लेखक जो है यहाँ पे कौन हो जाएगा। देखो यहाँ पर हेरोडोटस क्या हो जाएगा? हेरोडोटस। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, हेरोडोटस। देखो इतिहास का एक जनक हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखा है। और मेगास्थनीज की हम बात कर ले तो मेगास्थनीज जो है इंडिका, ठीक है, यह प्रश्न पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक को किसने लिखा है। ये मेगास्थनीज ने लिखा है। किसने लिखा है? मेगास्थनीज ने लिखा है। देखो मेगास्थनीज इंडिका को लिखी जो कि मौर्य काल का जानकारी देता है। ये इंडिका पुस्तक में जो है मौर्य काल की जो है आपको जानकारी देता है, ठीक है, मौर्य काल की। चलिए तो आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है 6 नंबर की सल्तनत काल में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था।
सल्तनत काल में जो है ये किस भाषा को राजभाषा यानी कि स्टेट लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था, स्टेट लैंग्वेज का जो है ये दर्जा दिया गया था। देखो ये फारसी में दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। किस भाषा को, तो ये फारसी भाषा को। देखो सल्तनत काल में फारसी भाषा को राजभाषा का दर्जा दिया गया था, लेकिन सल्तनत काल और मुगल काल में सरकारी भाषा जो कि फारसी थी, बात हम कर ले तो यहाँ पर पूछ देता है कि सरकारी भाषा भी जो है ये फारसी भाषा ही थी। ठीक है, वहाँ पर सरकारी भाषा भी जो थी वो फारसी भाषा थी। तुर्की मुसलमान थे, वो सभी क्या थे, तुर्की मुसलमान। ठीक है, तुर्की मुसलमान। चलिए अगला प्रश्न है 7 नंबर की ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत जो ये कब हुई है, यानी कि किसने किया है, ये बताना है आपको। ईरानी पद्धति सिजदा की शुरुआत जो है ये किसने किया है, इसकी शुरुआत जो है किसने किया है। देखो इसकी शुरुआत की हम बात कर ले तो इसकी शुरुआत ये बलबन ने किया है। किसने किया है, ये बलबन ने किया है। ठीक है, बलबन ने। चलिए अगला प्रश्न है 8 नंबर की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो सुभाष चंद्र बोस ने किया है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता जो ये सुभाष चंद्र बोस ने किया है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है ये किया है। देखो ये हरिपुरा क्या हो जाएगा, ये हरिपुरा। ठीक है, हरिपुरा की अधिवेशन जो है ये सुभाष चंद्र बोस ने किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने। और हम बात कर ले कि सुभाष चंद्र बोस ने ये कब किया था, तो ये जो 1938 ईस्वी में किया है। कब किया है, 1938 ईस्वी में जो है किया है। ठीक है, और त्रिपुरी भी जो है इसी ने किया है, त्रिपुरी। ठीक है, त्रिपुरी ने भी जो है सुभाष चंद्र बोस ने ही किया था, त्रिपुरी। और हम बात कर लिए नागपुर की, तो नागपुर की अध्यक्षता जो किसने किया है, तो ये जो है पी आनंद चार्लू ने किया है। किसने किया है, पी आनंद चार्लू ने। कब किया है, तो इसकी हम बात कर ले तो 1891 ईस्वी में जो है कि किया है। ठीक है, और ये लाहौर की हम बात कर ले तो लाहौर की अधिवेशन जो है ये 1929 में, ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। किसने किया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर का अधिवेशन किया था। ठीक है, और दिल्ली की हम बात कर ले तो दिल्ली का जो ये हुआ है 1918 में हुआ है। ठीक है, 1918 में जो है मदन मोहन मालवीय ने किया है। किसने किया है, मदन मोहन मालवीय ने किया है। तो इस सभी फैक्ट को आपको याद रखना है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो ऐसी स्थिति जो है क्या कहलाती है। देखो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक होता है तो ऐसी स्थिति जो है क्या कहलाती है, ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे। देखो उसको हम क्या कह सकते हैं, उसको हम लोग जो है उपभोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, उपभोग। ठीक है, दूर होना उपभोग कहलाता है। देखो पृथ्वी जिस अक्ष पर, पृथ्वी जो होता है जिस अक्ष पर धुरी पर घूमती है वह अपने कक्ष के तल के साथ, वह अपने कक्ष के तल के साथ जो होता है 66.5 डिग्री, ठीक है, 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, 66.5 डिग्री का क्या करती है, तो वो जो है कोण बनाती है। ठीक है, और पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण ही जो कि आप देख सकते हैं कि जैसे कि दिन भी होता है और रात भी होता है। ठीक है, दिन और रात दोनों होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण ही होता है। ठीक है, और सूर्य के साथ पृथ्वी का झुकाव जो कि बदलता रहता है जिसके कारण दिन और रात की लंबाई में कभी कभी क्या होता है, अंतर हो जाता है। ठीक है, चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि राज्यसभा के वर्तमान महासचिव जो ये कौन है, राज्यसभा के वर्तमान महासचिव जो है ये कौन है। देखो इसकी हम बात कर ले तो ये जो है प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 11 नंबर की समुद्र तटों को कचरा मुक्त करने हेतु पुनीत सागर अभियान किस संगठन ने चलाया है, किस संगठन ने जो है ये चलाया है। देखो ये एनसीसी ने चलाया है। किसने चलाया है, एनसीसी ने। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एनसीसी ने जो कि ये चलाया है। चलिए अगला प्रश्न है 12 नंबर की विश्व बैंक अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी, इसकी स्थापना जो है ये किस वर्ष हुआ है। देखो ये जो कब हुआ है, तो ये जो हम बात कर ले तो डी यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 1944 में। ठीक है, 1944 में। देखो विश्व बैंक और क्या कहते हैं
IMF, ठीक है, IMF का कार्य जो कि 1945, ठीक है, 1945 में प्रारंभ हुआ था, ठीक है। विश्व बैंक हो गया, और क्या कहते हैं AI, ठीक है, IMF, ठीक है, IMF कार्य जो है करना जो कि 1945 से प्रारंभ हो चुका था, ठीक है, 1945 से, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ की, ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो कब हुआ है, ये 1945 ईस्वी में हुआ है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि अक्षांश का तात्पर्य जो ये क्या होता है। अक्षांश का तात्पर्य जो है, देखो हम बात कर ले तो जैसे कि ग्लोब पर, ठीक है, ग्लोब पर विषुवत रेखा के समांतर उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध में खींची गई रेखा होती है। क्या होती है, एक रेखा होती है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब जो है हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखो दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी जो ये है, जो कि 111 किलोमीटर की होती है। कितना, 111 किलोमीटर की होती है। और भूमध्य रेखा सबसे बड़ी अक्षांश रेखा है, जिसे बृहत, क्या कहते हैं, बृहत वृत्त भी कहा जाता है, बृहत वृत्त कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमती है, मतलब किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमती है। देखो ये जैसे पश्चिम से लेकर पूरब की दिशा में घूमती है, ठीक है, पृथ्वी जो होती है ये पश्चिम से घूमना चालू करती है और पूरब में घूमती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हमारा ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न क्या है कि कार्ल मार्कस किस देश का निवासी था। कार्ल मार्कस जो है ये किस देश का निवासी था, ये जो है किस देश का जो है निवासी था। कार्ल मार्कस जो है किस देश का निवासी था। देखो कार्ल मार्कस जो है दास कैपिटल का लेखक, जो कि दास कैपिटल लेखक और समाजवादी अर्थव्यवस्था जनक कार्ल मार्कस जो है ये कहाँ का निवासी था, तो ये जर्मनी का निवासी था, ठीक है, कहाँ का निवासी था, तो ये जो है जर्मनी का निवासी था। कार्ल मार्कस जो है वैज्ञानिक समाजवाद का जनक था, ठीक है, समाजवाद का जनक किसे माना जाता है, ये कार्ल मार्कस को ही माना जाता है, जो कि जर्मनी का रहने वाला था, ठीक है। और इन्होंने नारा दिया कि विश्व की मजदूर एक हो जाओ, तुम्हें खोने के लिए कुछ नहीं है, पाने के लिए सारा मतलब संसार है। ये नारा जो है किसने दिया है, तो ये कार्ल मार्कस ने ही दिया है, ठीक है, कार्ल मार्कस ने। और खाने के लिए कुछ नहीं, सभी नारा जो है किसने दिया है, ये कार्ल मार्कस ने दिया है। और कार्ल मार्कस कहाँ का रहने वाला है, ये जर्मनी का रहने वाला है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है 16 नंबर की, कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग स्वीकार की गई है। पूर्ण स्वराज की मांग जो है ये स्वीकार किया गया है, ये जो है स्वीकार किया गया है। देखो ये लाहौर अधिवेशन 1929 में जो है ये स्वीकार किया गया है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 1929 में, ठीक है। देखो इस अधिवेशन के प्रत्येक वर्ष, इस अधिवेशन के प्रत्येक वर्ष यानी कि 26 जनवरी को, ठीक है, 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है, 26 जनवरी को। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चौथे अधिवेशन की हम बात कर ले तो चौथा अधिवेशन जो कि 1888 में की अध्यक्षता जिसकी जॉर्ज यूले ने किया था, किसने किया था, जॉर्ज यूले ने, ठीक है, जॉर्ज यूले ने। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो ये कौन करता है। भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो होता है, इसकी नियुक्ति की हम बात करें, देखो प्रधानमंत्री की मतलब नियुक्ति जो होता है ये नियुक्ति होती है, ठीक है, भारत के प्रधानमंत्री के जो है ये नियुक्ति होती है, बल्कि ये चयन, निर्वाचन, ये मनोनयन ये सभी नहीं होता है। लेकिन क्या होता है, भारत के प्रधानमंत्री को जो है ये नियुक्ति होती है, ठीक है, नियुक्ति। और आर्टिकल 75 के आधार पर लोकसभा के बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में क्या करता है, नियुक्त करता है, ठीक है। इसको कौन नियुक्त करता है, ये राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति किस आधार पर करता है, तो ये आर्टिकल 75 के तहत जो ये करता है राष्ट्रपति, ठीक है, आर्टिकल 75 के तहत। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 18 नंबर में प्रश्न है कि लोकतांत्रिक शासन की सफलता के लिए एक आवश्यक जो है क्या है, एक आवश्यक, देखो जिसे कि हम बात कर ले, शिक्षित जनता होना चाहिए, आर्थिक समानता होना चाहिए, उसके बाद नागरिक स्वतंत्रता होना चाहिए, यानी कि ये सही होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
देखो विश्व का प्रथम लोकतंत्र देश, जैसे कि हम बात कर ले विश्व की प्रथम लोकतंत्र देश जो ये कौन सा होता है, देखो यूएसए। ठीक है, यूएसए ये एक ऐसा देश है जो कि विश्व का क्या है, प्रथम एक लोकतंत्र देश है। और भारत विश्व का सबसे मतलब क्या कहते हैं, बड़ा लोकतंत्र देश है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र देश है। ठीक है, भारत अपना। चलिए अगला प्रश्न है 19 नंबर की, सोशल कॉन्ट्रैक्ट किसके द्वारा लिखा गया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये किसके द्वारा जो कि लिखा गया था, ये जो है किसके द्वारा लिखा गया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट जो है ये किसके द्वारा लिखा गया था, देखो ये रूसो के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, तो ये देखो रूसो के द्वारा ये पुस्तक जो कि लिखा गया था, रूसो के द्वारा। ठीक है, रूसो के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर की, भारत के मानक समय का याम्योत्तर नहीं गुजरता है, यानी कि कहाँ से होकर जो है ये नहीं गुजरता है। भारत के देखो मानक समय का याम्योत्तर की हम बात कर ले तो ये देखो महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है। ठीक है, कहाँ से, ये जो है महाराष्ट्र से होकर जो है ये नहीं गुजरता है। यानी कि कहने का मतलब है कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि महाराष्ट्र से होकर नहीं गुजरता है। देखो भारत का मानक समय जो होता है ये 82.82 डिग्री, कितना 82.82 डिग्री पूर्वी देशांतर होता है। ठीक है, पूर्वी देशांतर। ठीक है, पूर्वी देशांतर होता है भारत का। जो कि मानक समय जो होता है ये 82.82 डिग्री पूर्वी यामोत्तर होता है, जो कि उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, उसके बाद छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश, ये सभी राज्य से होकर गुजरता है। लेकिन यहाँ पर महाराष्ट्र से होकर जो है ये नहीं गुजरता है। ठीक है, महाराष्ट्र से, तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र से। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वार्षिक वर्षा होती है। सबसे कम जो है ये वार्षिक वर्षा होती है किस स्थान पर होती है, तो देखो ये लेह में होती है। कहाँ पर होती है, ये लेह में होती है, सबसे कम वर्षा होती है। देखो लेह ये लद्दाख मतलब क्या कहते हैं, लद्दाख का एक वृष्टि छाया क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, लेह। चलिए अगला प्रश्न है कि प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में किस नाम से पुकारते हैं। प्राचीन वैशाली नगर को वर्तमान में हम लोग जो है किस नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं। देखो उसको हम लोग जो है ना हाजीपुर के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, हाजीपुर के नाम से। यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। हाजीपुर के नाम से जो है हम लोग उसे जानते हैं। चलिए अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न जो कि 23 नंबर में प्रश्न है कि पटना स्थित सदाकत आश्रम की स्थापना जो है किसने किया है। इसकी स्थापना जो है ये किसने किया है, इसकी स्थापना देखो ये मजरूल हक ने किया। किसने किया है, मजहरुल हक ने जो है इसकी स्थापना किया है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो मजरूल हक जो कि खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन में काफी सक्रिय रहा था। ठीक है, खिलाफत आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, ये मतलब जो है काफी भूमिका निभाया था। ठीक है, यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर की, बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये क्या है। देखो ये मुख्य स्रोत की बात कर रहा है तो ताप विद्युत हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ताप विद्युत। बिहार में विद्युत ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो होता है ये ताप विद्युत होता है। ठीक है, ताप विद्युत। देखो बिहार ही नहीं बल्कि संपूर्ण भारत में ऊर्जा का मुख्य स्रोत जो है ये ताप विद्युत ही होता है। ठीक है, ताप विद्युत जो है पूरे मतलब क्या कहते हैं पूरे भारत में होता है। और देश के कुल ऊर्जा उत्पादन में ताप विद्युत का हिस्सा लगभग हम मान लें ये कितना होता है, ये 67% होता है। ठीक है, ताप ऊर्जा कितना, ये 67% का होता है। और बिहार में ऊर्जा में 3 प्रमुख अधिकरण कार्यशील है, जैसे कि बिहार राज्य विद्युत बोर्ड, एक होता है बिहार राज्य जल विद्युत निगम, और एक होता है बिहार नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण। यानी कि 3 होता है। और बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना की हम बात कर लें तो इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1958 को हुआ है। ठीक है, 1 अप्रैल 1958 को जो है बिहार राज्य विद्युत बोर्ड की स्थापना हुआ है। ठीक है, इस तरीके से 3 होता है जैसा कि हम नाम आपको बता चुके हैं। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को।
चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार बंगाल से जो है कब पृथक हुआ है। बिहार जो है ये बंगाल से जो है कब पृथक हुआ है बिहार। देखो बिहार जो है ना कब पृथक हुआ है, तो यह जो है 1912 में। कब हुआ है, 1912 में। देखो 1912 में। देखो 1911 में हम बात कर ले, 1911 में जॉर्ज पंचम के सम्मान में दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया, जिसमें बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया और बंगाल में अलग कर बिहार राज्य का गठन की घोषणा किया गया, जिसकी अधिसूचना जो है औपचारिक रूप से हम बात कर ले तो ये 22 मार्च, ठीक है, 22 मार्च 1912 को किया गया था। ठीक है, 22 मार्च 1912 को किया गया था। ठीक है, और बात यहाँ पर होता है कि जैसे कि बिहार से उड़ीसा, ठीक है, बिहार से उड़ीसा राज्य मतलब ये कब मतलब जो है अलग हो गया। देखो बिहार से उड़ीसा राज्य जो है 1936 में अलग हुआ है। ठीक है, बिहार से उड़ीसा जो है कब अलग हुआ है, ये 1936 ईस्वी में अलग हुआ है, बिहार से उड़ीसा। ठीक है, तो इसे भी आपको याद रखना है, 1936 में। चलिए अगला प्रश्न है कि मृदा संरक्षण वह प्रक्रम है जिसमें क्या होता है। मृदा संरक्षण वह प्रक्रम होता है कि जिसमें जिसमें मृदा को नुकसान से सुरक्षित किया जाता है। जिसमें मृदा को नुकसान से क्या किया जाता है, तो वो जो है सुरक्षित किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला प्रश्न है कि टोरेस क्या कहते हैं, टेरा रोसा का प्रारूपिक विकास उस भूभाग से में होता है जिसमें उस भूभाग में होता है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है देखो जिसमें चूना पत्थर होता है। क्या होता है कि जिसमें जो है ना चूना पत्थर होता है, चूना पत्थर। ठीक है, और हम बात कर ले चूना पत्थर और ग्रेनाइट क्या होता है। देखो ग्रेनाइट की हम थोड़ा, तो ये अग्नेय चट्टान होता है। क्या होता है, तो यह जो है ना अग्नेय चट्टान होता है, अग्नेय चट्टान। ठीक है, ये जो है ग्रेनाइट जो होता है ये अग्नेय चट्टान होता है। और हम बात कर लिए साइनाइट क्या होता है, तो देखो साइनाइट की थोड़ा हम बात कर ले, तो देखो साइनाइट भी एक अग्नेय चट्टान होता है। ठीक है, साइनाइट भी जो है एक अग्नेय चट्टान होता है, लेकिन जिसमें साइनाइट नीस का निर्माण होता है। इसमें जो है नीस का निर्माण होता है, साइनाइट एक नीस होता है, उसी का निर्माण होता है। ठीक है, साइनाइट में। चलिए देखो थोड़ा हम बात कर ले यहाँ पर बलुआ पत्थर की। देखो एक बलुआ पत्थर जो होता है, बलुआ पत्थर जैसे कि आप सभी जानते हैं, जिसको अवसादी चट्टान के नाम से जानते हैं। ठीक है, अवसादी चट्टान के नाम से किसे जानते हैं, तो ये बलुआ पत्थर को ही जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो यहाँ सत्य है। अवसादी शैलों के लिए निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा कथन है जो कि वो बिल्कुल सत्य है अवसादी चट्टानों के लिए। देखो ये शैलीय अस्त्रों में क्या करते हैं, निक्षेपित हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखो पृथ्वी की सतह के कठोर भाग को जो है चट्टान कहा जाता है। पृथ्वी का सबसे कठोर भाग जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, चट्टान कहते हैं, चट्टान। ठीक है, चट्टान। चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर की, भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है जिसका कारण क्या है। जिसका कारण जो है यहाँ पर पूछ रहा है। देखो जिसका कारण यहाँ पर किसी की स्थल हो गया और समुद्र की विभेदी तापन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। और भारत की जलवायु जो होता है ये उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु होता है। ठीक है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु जो कि भारत की जलवायु होती है। और बात कर ले कि भारत में मौसम संबंधी सेवा जो है ये कब आरंभ किया गया था, ये 1875 में। ठीक है, भारत में मौसम संबंधी सेवा जो है ये 1875 में लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा होती है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा जो ये कितनी होती है, तट रेखा की लंबाई की बात कर रहा है। देखो ये 6100 किलोमीटर होता है। ठीक है, 6100 किलोमीटर, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो भारत की तट रेखा की लंबाई टोटल का कितना होता है, ये 6100 किलोमीटर होता है। ठीक है, वही पूछ देगा कि द्वीपों सही क्या, यही में यदि आपको द्वीप भी मिला दिया जाए, ठीक है, यदि आपको इसमें द्वीप मिला जाए लिया जाए तो इसकी लंबाई कितना हो जाएगा, तो ये 7516 किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है, द्वीप यदि इसमें हम मिला देंगे तब जाकर के इसका लंबाई हो जाएगा 7516 किलोमीटर। ठीक है,
चलिए, और हम यहाँ पर कुछ देर के लिए बात करना चाहेंगे कि भारत की जल और स्थल सीमा। ठीक है, जल भी हो जाएगा, देखो यहाँ पर कट करते हैं। देखो एक जल होता है, एक स्थल होता है। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, देखो जल हो गया और थल, लेकिन दोनों से एक तीन ऐसा देश है जो कि ये तीनों दोनों से मिलता है अपना भारत देश में। तो कौन कौन सा ऐसा देश है, जैसे कि बांग्लादेश हो जाएगा, म्यांमार हो जाएगा, एक पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, बांग्लादेश, म्यांमार, एक पाकिस्तान, ये तीन को याद रखना है, यानी कि आपको BMP से याद रखना है। ठीक है, ये तीन ऐसा देश है जो कि जल से और स्थल से भी, यानी कि दोनों से जो है भारत के साथ मिलती है। ठीक है, तीन देश। उसके बाद ऐसा भारत में कुल मतलब ऐसा मतलब स्थल सीमा जो कि चार देश लगे हैं। केवल स्थल सीमा से कौन सा ऐसा देश है जो कि चार देश लगा हुआ है, केवल स्थल से लगा हुआ है। देखो स्थल से मात्र चार देश लगा हुआ है केवल स्थल से, तो जैसे कि चीन हो जाएगा, नेपाल हो जाएगा, भूटान हो जाएगा, अफगानिस्तान हो जाएगा। ठीक है, और भारत की सीमा से लगे सात पड़ोसी देश हैं। ठीक है, सात वो कौन कौन सा देश है, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका और मालदीव। ठीक है, ये सात ऐसा देश की मतलब भारत के पड़ोसी देश हैं, सात वो। चलिए, अगला प्रश्न है कि नकदी फसल में सम्मिलित नहीं होती है। नकदी फसल में जो है क्या सम्मिलित नहीं होता है। देखो गेहूं नहीं होता है। ठीक है, गेहूं जो है ना उसमें सम्मिलित नहीं होता। देखो गेहूं एक क्या होता है, गेहूं जो है ये रबी फसल के अंतर्गत आता है। ठीक है, गेहूं जो होता है ये रबी फसल के अंतर्गत आता है गेहूं। ठीक है, गेहूं। चलिए, अगला प्रश्न है कि फिनलैंड की सांसद जो है क्या कहलाती है। फिनलैंड की सांसद जो होती है वो क्या कहलाती है। देखो उसकी सांसद को हम क्या कहते हैं, तो सांसद ही कहते हैं। ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो सांसद ही कहते हैं। ठीक है, फिनलैंड की सांसद जो होती है वो सांसद ही कहलाती है। ठीक है, सांसद। और देखो सांसद कौन कौन सा देश का नाम जो कि सांसद मतलब कहलाता है, जैसे अपना भारत हो जाएगा। देखो याद रखना है, भारत हो गया, सिंगापुर हो गया। ठीक है, सिंगापुर हो गया और श्रीलंका हो गया। यहाँ का सांसद का नाम जो ये सांसद ही होता है। ठीक है, यहाँ के सांसद का नाम जो है ये यानी कि तीन ऐसा देश है जो कि सांसद का नाम सांसद ही होता है। ठीक है, भारत, सिंगापुर और श्रीलंका। ठीक है, तो आपको याद रखना है। और ये कांग्रेस जो है कहाँ की होती है, तो कांग्रेस देखो ये संयुक्त राज्य अमेरिका की होती है। ठीक है, कहाँ की ये सांसद का नाम है, ये अमेरिका के सांसद का नाम जो है कांग्रेस होता है। ठीक है, कांग्रेस। चलिए, और ये नेशनल असेंबली की कुछ हम बात कर ले, तो ये देखिए पाकिस्तान का हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान हो जाएगा, फ्रांस हो जाएगा, उसके बाद पोलैंड हो जाएगा। यानी कि ये तीन देश की जो कि संसद का नाम जो होता है ये नेशनल असेंबली होता है। ठीक है, पाकिस्तान का। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो ये कहाँ लगा था। भारत का प्रथम उर्वरक संयंत्र जो है ये कहाँ पर लगा था, ये संयंत्र जो है कहाँ पर लगा था। देखो ये सिंदरी में लगा हुआ था। कहाँ पर, ये सिंदरी में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सिंदरी में। देखो भारत का प्रथम नाइट्रोजन युक्त खाद जो कि कारखाना है। ठीक है, खाद कारखाना 1951 में। ठीक है, 1951 इसमें सिंदरी में स्थापित किया गया। और भारत चीन के बाद, भारत जो है अपना भारत चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा नाइट्रोजन युक्त उर्वरक देश है। ठीक है, सबसे पहला नंबर पर आता है चाइना, उसके बाद में अपना भारत देश आता है नाइट्रोजन के माध्यम में। ठीक है, चलिए, चलिए अगला प्रश्न है कि साफ रातें बादलों वाली रातों की अपेक्षा अधिक ठंड होती है, क्यों होती है। साफ रातों की अपेक्षा बादल वाली रात जो होती है अधिक ठंडी होती है, क्यों होती है। देखो क्या होता है कि बी किरण के कारण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी किरण के कारण। देखो सूर्य ताप साफ रातों में वायुमंडल के द्वारा परावर्तित कर दिया जाता है, इसी कारण से होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान जो कि ये सही है,
किस युग्म का मिलान जो है यहाँ पर सही दिया गया है, यानी कि कौन जो है ऐसा है लिखा हुआ है जो कि वो सही है, बिल्कुल सही है। देखो भूमध्य रेखीय क्षेत्र गरज के साथ वर्षा माध्यम में होता है, यानी कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान को अपनाया गया था, यानी कि भारतीय संविधान को किसके द्वारा जो है ये अपनाया गया था। देखो भारतीय संविधान को जो है, देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कि भारतीय संविधान का निर्माण, ठीक है, निर्माण जो है संविधान सभा के द्वारा हुआ है। किसके द्वारा हुआ है, ये देखो संविधान सभा के द्वारा हुआ है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, संवैधानिक सभा के द्वारा जो भारतीय संविधान को जो है ये अपनाया गया। और 26 नवंबर, याद रखना है आपको, 26 नवंबर 1949 को, ठीक है, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा ने इसे अपनाया है। ठीक है, 26 नवंबर 1949 को अपनाया। ठीक है, तो आपको याद रखना है डेट के साथ। और भारत में संविधान सभा का गठन जो है ये किसके अनुशंसा पर किया गया था, ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में संविधान सभा का गठन जो है किसके अनुशंसा पर किया गया था। देखिए ये कैबिनेट मिशन के तहत किया गया था। ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत, ठीक है, कैबिनेट मिशन के तहत। और संविधान सभा का प्रारूप समिति का अध्यक्ष जो था ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर था, और अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा था, और अस्थायी सदस्य जो ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद था। तो इसे भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है किसमें किया गया है। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों का वर्णन जो है ये कहाँ पर किया गया है, बताइए। देखो ये मौलिक अधिकार का वर्णन जो है, नागरिक मौलिक अधिकार का वर्णन जो है ये संविधान के अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक के जो है किया गया है। ठीक है, 35 तक में। चलिए चलिए अगला प्रश्न बताइए कमेंट बॉक्स में कि न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, यह है कि सर्वोच्च न्यायालय, कि सर्वोच्च न्यायालय अपने निर्णय की समालोचना कर सकता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। किसके आधार पर कर सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। देखो ये जो है ना आर्टिकल 124, ठीक है, आर्टिकल 124 भाग घ यानी कि भाग 4 के तहत जो है ये कर सकता है। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर ये नहीं होगा। देखो ये आर्टिकल जो है 13 का तहत, ठीक है, आर्टिकल 13 का तहत जो कि कर सकता है। ठीक है, आर्टिकल 13 का तहत। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि, भारत में प्रजातंत्र जो है किस तथ्य पर आधारित है। देखो प्रजातंत्र जो होता है भारत में, जो प्रजातंत्र जो आधारित है ये जनता को, ठीक है, ये जनता को सरकारों को चुनने तथा बदलने की अधिकार प्राप्त है। ठीक है, यहाँ पर ये जो बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है। सिंधु सभ्यता जो ये किस युग में पड़ती है। देखो ये आदि ऐतिहासिक काल में पड़ता है। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल में जो ये सिंधु सभ्यता पड़ती है। ठीक है, आदि ऐतिहासिक काल में। देखो इतिहास जानने का मात्र दो स्रोत हैं। इतिहास जानने का दो स्रोत है, एक पुरातत्व स्रोत, एक साहित्य स्रोत। और पुरातत्व स्रोत हर काल में उपलब्ध होता है। पुरातत्व जो होता है ये हर काल में होता है उपलब्ध। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र जो होता है ये किस पुस्तक में मिलता है, गायत्री मंत्र। देखो गायत्री मंत्र जो होता है ये ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ पर मिलता है, ये ऋग्वेद में मिलता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा ऋग्वेद में। और ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं, तो ऋग्वेद में टोटल का 10 मंडल है। ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, ये 10 मंडल हैं। ठीक है, 10 मंडल। और दूसरे और 7वें मंडल की हम बात कर ले तो प्राचीनतम माना जाता है। और 7वां मंडल वरुण को समर्पित है। 7वां मंडल जो होता है ये वरुण को क्या है, समर्पित है।
ठीक है, वरुण को। और 10वां मंडल जो है पुरुष सूक्त को चारों ओर वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र की चर्चा प्रथम बार मिलता है। कहाँ पर मिलता है? 10वां मंडल में मिलता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम जो है मतलब अनुदान में दिया था? किसने मतलब दिया था? किस शासक ने दिया था? देखो, ब्राह्मण को भूमि दान देने की प्रथा सर्वप्रथम सातवाहन काल में प्रारंभ हुआ है। कहाँ पर हुआ है? ये सातवाहन काल में जो है ये प्रारंभ हुआ है, जबकि सर्वाधिक भूमि दान जो है किसने किया था? ये ब्राह्मण जो किया था। किसने किया था? ब्राह्मण। ब्राह्मण एवं मंदिरों को गुप्त काल में दिया गया है। मंदिरों को गुप्त काल में दिया गया, यानी कि गुप्त वंश जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश। चलिए अगला प्रश्न है कि किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई है? खालसा भूमि जो है ये अधिक पैमाने पर जो है विकसित हुई है। देखो, ये किसके शासन? अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के शासन काल में। चलिए अगला प्रश्न है कि सल्तनत काल के सिक्के टंका ससगनी एवं जीवल किन किन धातुओं के बने थे? ये सभी जो है किन किन धातुओं के जो है ये बने थे? देखो, ये जो है जैसे कि चांदी हो गया, तांबा हो गया, यानी कि ये सही धातुओं का जो है ये बना हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो, चांदी तांबा, ठीक है, चांदी और टंका, चांदी हो जाएगा टंका। ठीक है, चांदी हो गया एक टंका, ये इल्तुतमिश फिरोज शाह तुगलक ने क्या कहते हैं 7 गनी चांदी का सिक्का चलाया था। ठीक है, आपको याद रखना है। और सांकेतिक सिक्का जो है ये संभवतः तांबे का ही होता था। मतलब सिक्का जो होता था ये सभी जो है ना तांबा का होता था, तांबा का सांकेतिक सिक्का। चलिए अगला प्रश्न है कि पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण जो ये क्या था? पानीपत का युद्ध जब हुआ था उस समय बाबर की जीत का मुख्य कारण जो ये क्या था? बाबर जो जीता किस कारण से जीता है? देखो, 1526 ईस्वी में प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में, ठीक है, 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुगलमा युद्ध नीति के द्वारा इब्राहिम लोदी को जो है पराजित किया था। ठीक है, इब्राहिम लोदी को किया मतलब जो है पराजित किया था। बाबर ने इब्राहिम लोदी को क्या कर दिया था? पराजित कर दिया था। देखो, बाबर ने भारत में अपना पहला आक्रमण जो है भेड़ा बाजोड़ के यूसुफ मतलब जनजाति के विरुद्ध किया था। कब किया था? 1519 ईस्वी में किया था। ठीक है, 1519 ईस्वी में किया था। और बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध जो है ये 21 अप्रैल 1526 को लड़ा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मुख्य कारण की हम बात कर ले जैसे कि तुगलामा पद्धति, क्या हो जाएगा? तुगलामा पद्धति था, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो, इसका मुख्य कारण था। ठीक है, मुख्य कारण। चलिए चलिए अगला प्रश्न है 46 नंबर में प्रश्न है कि भारतीय रेल ने किस नाम से एक स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली का परीक्षण किया है? भारतीय रेल ने किस नाम से एक स्वचालित ट्रेन की सुरक्षा प्रणाली का जो है ये परीक्षण किया है? देखो, ये कवच का किया है। किसका किया है? कवच का। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कवच का। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 47 नंबर में प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 नवंबर को केदारनाथ धाम में किस प्रसिद्ध गुरु की प्रतिमा का अनावरण किया है? बताइए। देखो, ये जो है ना आदि आदि शंकराचार्य का किया है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आदि शंकराचार्य का। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है कि यूपीएससी ने नए चेयरमैन कौन बना है? यूपीएससी का नया चेयरमैन जो ये कौन बना है यूपीएससी का? देखिए, डॉक्टर मनोज सोनी ने बना है। कौन बना है? डॉक्टर मनोज सोनी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी।
चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसके जन्म दिवस को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की घोषणा केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जो कि किया गया है, बताइए। देखो ये बिरसा मुंडा का है, बिरसा मुंडा के जन्म के स्थल पर, कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, बिरसा मुंडा। चलिए अगला प्रश्न है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के लिए महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया गया है। पोलियो वायरस मुक्त जो है ये घोषित किया गया है। देखो हम बात कर ले यहाँ पर प्रश्न की कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीका महाद्वीप, ठीक है, अफ्रीका महाद्वीप को पोलियो वायरस मुक्त घोषित किया गया है, अफ्रीका महाद्वीप को। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, अफ्रीका महाद्वीप को। और देखो अंतरराष्ट्रीय पोलियो, देखो प्रश्न पूछा जाता है कि अंतरराष्ट्रीय पोलियो दिवस जो ये कब मनाया जाता है। देखो अंतरराष्ट्रीय पोलियो दिवस जो होता है ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, ठीक है, 24 अक्टूबर को, 24 अक्टूबर को जो है अंतरराष्ट्रीय पोलियो दिवस के रूप में जो है ये मनाया जाता है, ठीक है। और किस देश को मतलब किस द्वीप को कहा जाता है, महाद्वीप को, कि अफ्रीका महाद्वीप को जो है कहा जाता है, कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि कैंसर के पौधों का कौन सा भाग केसर प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो एक शुष्क वर्तिका भाग होता है उसी का किया जाता है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो केसर का देश भर में सबसे ज्यादा उत्पादन जो ये कहाँ पर होता है केसर का, तो केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन की हम बात कर लें तो किस राज्य में हो जाएगा, तो ये जम्मू कश्मीर राज्य में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा, केसर का सबसे ज्यादा उत्पादन जो होता है केसर का ये जम्मू कश्मीर राज्य में होता है, ठीक है, जम्मू कश्मीर राज्य में सबसे ज्यादा उत्पादन होता है, ठीक है। आपसे जगह का नाम भी पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न है कि मनुष्य में पेशीय क्रिया के बाद थकान निम्नलिखित में से किस एक रसायन के निकलने से होती है। थकान जो होती है मनुष्य में एक रसायन को निकलने से होती है, लेकिन वो कौन सी रसायन है। देखो लैक्टिक एसिड यदि निकल जाता है तो मनुष्य में क्या होता है, थकावट सा महसूस होने लगता है लैक्टिक एसिड के कारण, ठीक है, लैक्टिक एसिड के कारण। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पिंड का भार उस स्थान पर 9.8 न्यूटन है जहां 9.8 मीटर पर सेकेंड है, तो उसका द्रव्यमान जो है कितना हो जाएगा, यानी कि उसका मास जो है कितना हो जाएगा, ठीक है, उसका मास आपको बताना है। देखो यहाँ पर स्थान यानी कि दिया गया है इतना, और जी का मान की हम बात कर ले तो जी का मान जो कि आपको पता है कि जी का मान जो ये दिया गया है, ठीक है। तो वो हम जानते हैं भार वेट निकालने के लिए हम क्या जानते हैं, देखो वेट निकालने के लिए हम जानते हैं m/2 का जी, तो हमको निकालना है मास, ठीक है, हमको निकालना है ये वाला मास। तो वेट कितना दिया गया है, वेट देखो वेट जो है 9.8 न्यूटन दिया गया, ठीक है, 9.8 न्यूटन बराबर m का मान नहीं मालूम है तो n, और जी का मान हम सभी जानते हैं कि 9.8 मीटर होता है, ठीक है, इतना होता है। तो यहाँ से यदि हम कैंसिल कर दें तो m का मान कितना हो जाएगा, 1 किलोग्राम हो जाएगा, कितना, 1 किलोग्राम। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, देखते हैं 1 किलोग्राम का, हाँ ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी में 1 किलोग्राम, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि एक पुस्तक किसी मेज के तल पर रखी गई है, यदि पुस्तक पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को ही क्रिया बल मान लिया जाए तो प्रतिबल आयसित होगा, किस पर जो ये आयसित होगा। देखो ये पुस्तक द्वारा पृथ्वी पर हो जाएगा, ठीक है, पुस्तक के द्वारा जो है ये पृथ्वी पर हो जाएगा। देखो न्यूटन की गति के तीसरे नियम के अनुसार प्रतिक्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है, ठीक है, और न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तो दूसरी वस्तु पहली वस्तु पर बराबर या विपरीत दिशा में बल लगाती है, ठीक है, और संवेग में परिवर्तन की दर बल के बराबर होती है तथा यह परिवर्तन बल की दिशा में होता है, और न्यूटन का द्वितीय नियम का गति का नियम है। तो यहाँ पर देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही जवाब यहाँ पर होने वाला है, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी।
चलिए अगला प्रश्न है कि जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव क्या होता है। देखो जब तेल पानी पर तैरता है तो पानी का पृष्ठ तनाव जो ये कम हो जाता है। क्या हो जाता है तो जो काफी मतलब कम हो जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि वो क्या होता है, कम हो जाता है। और वर्षा की बूंद या पारे के कण गोलाकार पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि वर्षा का बूंद जो होता है वो मतलब गोलाकार क्यों होता है। देखो वो पृष्ठ तनाव के कारण ही होता है, ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण। और पृष्ठ तनाव की फॉर्मूला की हम बात कर ले तो देखो जैसे कि बल एफ फोर्स बटे की लेंथ यानी कि लंबाई होता है, ठीक है। और ये जो होता है ये ऊर्जा के रूप में होता है और ये जो है क्षेत्रफल के रूप में होता है यानी कि एरिया के रूप में होता है, ठीक है। और पृष्ठ तनाव की यूनिट जो होता है, पृष्ठ तनाव की यूनिट जो होता है तो न्यूटन, ठीक है, न्यूटन बाय मीटर होता है, ठीक है, न्यूटन बाय मीटर होता है। चलिए चलिए यहाँ पर प्रश्न जो कि प्रिंट के अनुसार प्रश्न दिया गया है 56 नंबर में प्रश्न क्या है, आपको बारीकी से समझना है कि किसी वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सम्मुख 5 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया प्रतिबिंब का क्या स्वरूप होगा। प्रतिबिंब का स्वरूप जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा। देखो स्वरूप हम लोग कैसे निकालेंगे, ठीक है। देखो आभासी प्रतिबिंब कब होगा, आभासी आभासी प्रतिबिंब कब हो सकता है, जब एक मतलब कोई माइनस में नहीं होगा तब हो जाएगा आभासी प्रतिबिंब। तो देखते हैं तो क्या क्या होता है। देखो आपको क्या करना है तो यू का मान जो कि आपको पता है कि 15 सेंटीमीटर जो कि माइनस में चला जाएगा। और एफ का मान जो कि ये क्या कहते हैं यानी कि 5 सॉरी यानी कि ये जो है अवतल दर्पण में सम्मुख सेंटीमीटर दूर पर रखा गया है। तो प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा। देखो यू का मान जो कितना हो जाएगा -5 सेंटीमीटर हो जाएगा। और एफ का मान जो यहाँ पर माइनस का 15 सेंटीमीटर हो जाएगा क्योंकि अवतल दर्पण में दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग जानते हैं दर्पण फॉर्मूला क्या है। दर्पण का फॉर्मूला क्या होता है कि 1 का एफ होता है और 1 बटे का भी प्लस 1 बटा का यू, यही वाला फॉर्मूला लगाना है, आपसे आंसर निकल जाएगा। तो इसका आंसर जो आएगा वो 1.5, ठीक है, इतना आने वाला जो कि ये बड़ा हो जाएगा 1 से, ठीक है। आवर्धन यानी कि एम का मान हो जाएगा। देखो यहाँ पर सीधा सीधी हम आंसर की बात कर ले तो यहाँ पर आंसर जो आभासी या आवर्धित हो सकता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आप निकालिएगा तब जाकर के जो आपको पता चल जाएगा। और निकलेगा कैसे तो यही फॉर्मूला पर जो है निकल जाएगा। यदि नहीं निकलता है तो आप बताइएगा हमसे। चलिए अगला प्रश्न है कि मेगलियम का संगठन जो ये क्या होता है। मेगलियम का संगठन जो ये क्या होता है, इसका संगठन जो ये क्या होता है। देखो इसका संगठन जैसे कि 96% एल्युमिनियम और 4% मैग्नीशियम होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो मैग्नीशियम का उपयोग, देखो मैग्नीशियम जो होता है, मैग्नीशियम का उपयोग की हम बात कर लें तो मैग्नीशियम का उपयोग जैसे हवाई जहाज हो गया और बर्तनों का निर्माण में होता है, ठीक है। हवाई जहाज में भी जो इसका निर्माण होता है, हवाई जहाज में मैग्नीशियम का, ठीक है, और बर्तन के निर्माण में भी होता है। चलिए अगला प्रश्न है 58 नंबर की निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं, यानी कि कौन है जो कि एक ऐसा कौन है जो कि मिश्रण नहीं है। देखो पारा जो होता है ये पारा जो है ना मिश्रण नहीं होता है। पारा एक क्या होता है, देखो पारा जो है एक द्रव होता है, ठीक है, ये क्या होता है एक द्रव होता है, ये मिश्रण नहीं होता है, ठीक है। और आपको याद रखना है कि जल जो होता है ना, ये जल एक यौगिक होता है, ठीक है। जल क्या होता है, ये यौगिक होता है जल। चलिए अगला प्रश्न है कि नीचे दिए गए चित्र का ध्यान से आपको देखना है, ठीक है, हम तो देख लिए, आप देख लीजिए। उसके बाद क्या है कि यह चित्र समसूत्री विभाजन यानी कि माइटोसिस की किस अवस्था को दर्शाता है। यह जो है किस अवस्था को दर्शा रहा है। देखो देखो यहाँ पर जो एनाफेज को दर्शा रहा है, ठीक है, एनाफेज को जो है ये दर्शा रहा है एनाफेज को, ठीक है। देखो समसूत्री विभाजन के द्वारा एक मातृ कोशिका से दो संपन्न संतति कोशिकाओं की क्या होती है, रचना होती है।
इन दो नई कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? समान होती है। ठीक है, क्या होती है? समान होती है। और इन क्या कहते हैं, संतति कोशिकाओं की गुण जो कि मातृ कोशिका के समान ही होते हैं। तो इसी टाइप से जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, एनाफेज हो जाएगा। ठीक है, इस फिगर से हमको क्या पता चल रहा है कि एनाफेज हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 60 नंबर की, वह पक्षी जिसके कुछ लक्षण सरीसृपों से समान होता है, सरीसृपों के समान होता है, वो कौन सा पक्षी है? देखो वह पक्षी जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स, क्या ये आर्कियोप्टेरिक्स एक पक्षी होता है जो कि ये सरीसृप के क्या होता है, समान होता है। देखो आर्कियोप्टेरिक्स नामक पक्षी आज जो है ये विलुप्त हो चुका है, ये जो है ना अब विलुप्त हो चुका है, विलुप्त। ठीक है, देखो ऐसा बहुत पक्षी है जिसको विलुप्त कर चुका है। उसके बाद शुतुरमुर्ग जो होता है, ये शुतुरमुर्ग जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, शुतुरमुर्ग। उसके बाद क्या कहते हैं, कीवी, शुतुरमुर्ग हो जाएगा, और कीवी और कबूतर, ये सभी जो है क्या कहते हैं, पक्षी वर्ग में आते हैं। और शुतुरमुर्ग जो होता है सबसे बड़ा जीवित पक्षी होता है, ये शुतुरमुर्ग जो है सबसे बड़ा जो है जीवित पक्षी होता है, सबसे बड़ा। और एवं सबसे बड़ा अंडा भी शुतुरमुर्ग का ही होता है। और कीवी जो है, ये कीवी, कीवी की हम बात करें तो कीवी एक पक्षी है जो कि न्यूजीलैंड का एक पक्षी होता है। ठीक है, ये न्यूजीलैंड में पाया जाता है कीवी पक्षी। चलिए अगला प्रश्न है कि अल्फा बीटा गामा की वेधन क्षमता की अवरोही क्रम जो है क्या है? इसका अवरोही क्रम बताना है। देखो इसका अवरोही क्रम जो कि हो जाएगा, अल्फा बीटा गामा है तो जैसे गामा बीटा अल्फा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न है 22 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो यहाँ पर असत्य दिया गया है, यानी कि एक फॉर्मूला दिया गया है, इस सभी फॉर्मूला में से ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि वो क्या है, सही है? ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि वो सही बताया जा रहा है? कौन सा फॉर्मूला है बताइए, ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जो कि वो सही है? देखो संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे का त्वरण, ये जो है बिल्कुल सही है। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा, सॉरी क्या कहते हैं, सही नहीं बल्कि गलत है। ठीक है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणा का त्वरण जो ये क्या है, गलत है। देखो संवेग बराबर क्या होता है, दोस्तों संवेग को हम लोग पी से डिनोट करते हैं, तो इसके बराबर फॉर्मूला होता है एम इंटू का भी होता है। ठीक है, एम इंटू का भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है द्रव्यमान, यानी कि त्वरण नहीं होता है। देखो हिंदी में यदि हम बात कर ले, देखो मास यानी कि क्या हो जाएगा, मास, मास इंटू का वेलोसिटी, वेलोसिटी का मतलब होता है चाल, यानी कि द्रव्यमान गुणे का चाल। संवेग बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे का चाल होता है, बल्कि ये त्वरण नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये संवेग जो कि गलत दिया गया है। ठीक है, संवेग क्या दिया गया है, गलत दिया गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि डीएनए उपस्थित रहता है, यानी कि डीएनए जो ये कहाँ पर उपस्थित रहता है, डीएनए जो होता है ये कहाँ पर उपस्थित होता है? देखो ये क्रोमेटिन में उपस्थित होता है, कहाँ पर होता है, क्रोमेटिन में। डीएनए जो है ये क्रोमेटिन में जो है उपस्थित होता है, और डीएनए की अधिकांश मात्रा केंद्रक में ही होता है। इसका अधिकांश मात्रा जो है कहाँ पर होता है, ये केंद्रक में ही होता है। ठीक है, अधिकांश मात्रा। चलिए अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिकी तंत्र के दो घटक जो ये कौन सा है? पारिस्थितिकी तंत्र का दो घटक जो है आपको बताना है। देखो दो घटक जैसे कि एक जैविक, एक जैविक, जैविक अजैविक, दो घटक जो कि पारिस्थितिकी तंत्र का मुख्य घटक होता है, जैविक अजैविक। ठीक है, जैविक का मतलब क्या होता है, देखो जैविक की हम बात करें तो देखो जैविक कारक जीवधारियों को प्रभावित करता है, एक स्थान से विभिन्न जीवधारी भी मतलब क्या कहते हैं, आपसी संबंध स्थापित करते हैं, जैसे कि जैविक कारक कहलाते हैं। अजैविक का मतलब इसके अंतर्गत वे कारक आते हैं जैसे कि निर्जीव होते हैं, जैसे कि प्रकाश हो गया। पूछा जाता है कि अजैविक कारक कौन कौन सा हो जाएगा, जैसे प्रकाश हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ताप हो जाएगा जिसको हम लोग टेम्परेचर भी बोलते हैं, आर्द्रता हो जाएगा। ठीक है, आर्द्रता हो जाएगा, और उसके बाद मृदा हो जाएगा। ये सभी जो होता है ये अजैविक क्रिया के अंतर्गत आता है। ठीक है, अजैविक के अंतर्गत। ठीक है, चलिए
चलिए अगला प्रश्न है 65 नंबर की, पुष्प के खिलने और बंद होने की गति जो है क्या कहलाती है? पुष्प के खिलने और बंद होने की गति जो है वो क्या कहलाती है? वो जो है क्या कहलाती है? देखो वो जो है अनुकुंचन कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुकुंचन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनुकुंचन कहलाती है। चलिए अगला प्रश्न क्या दिया गया है कि स्त्रियों की तुलना में अधिक पुरुषों की वर्णवता से अधिक पीड़ित हो सकते हैं, क्यों हो सकते हैं? देखो प्रश्न को फिर से समझना है। देखो इस रोग से मुख्य रूप से जैसे मतलब क्या होता है, प्रभावित होता है। इस रोग से जो है सबसे ज्यादा कौन प्रभावित होता है? तो मेल जो कि सबसे ज्यादा क्या होता है, प्रभावित होता है। क्योंकि पुरुष में केवल जो होता है केवल एक्स एक्स ही पाया जाता है, और मेल फीमेल में क्या होता है कि एक्स और वाई दोनों में पाया जाता है। तो इसलिए जो है ना पुरुष में मतलब सबसे ज्यादा जो है ये वर्णतंत्र रोग पाया जाता है। ठीक है। और जबकि महिला रोग जो होती है ये उत्पन्न होगा जबकि इसके दोनों गुणसूत्र क्रोमोसोम एक्स प्रभावित होता है, इसी कारण से होता है। और वर्णतंत्र इसमें रोगी के लाल और हरा रंग पहचानने का क्षमता जो होता है उसमें खत्म हो जाता है, जिसके अंतर्गत ये वर्णतंत्र रोग होता है वो जैसे लाल हो जाएगा और एक हरा रंग, ये दो रंग को जो है वो नहीं पहचान पाता है। ठीक है, जिसमें मतलब वर्णतंत्र रोग हो जाता है तब। इसलिए इस रोग के जो है लाल और हरा मतलब अंधापन भी कहते हैं। ठीक है। चलिए तो यहाँ पर हम आंसर नहीं बताएं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। ऑप्शन के अनुसार देखो उनमें जो है केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, क्या होता है? उनमें केवल एक्स क्रोमोसोम होता है। ठीक है, आप सभी को मालूम होगा कि मेल में जो है केवल एक्स एक्स और फीमेल में जो होता है ये एक्स और वाई दोनों होता है। इसलिए जो एक्स मतलब मेल में जो सबसे ज्यादा मतलब वर्णतंत्र रोग देखने को मिलता है, और वर्णतंत्र रोग जिसको हो जाता है तो जैसे कि लाल हो जाएगा और एक हरा हो जाएगा, ये दो रंग को पहचान नहीं कर पाता है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि किसी परमाणु नाभिक का आइसोटॉप वह नाभिक है जिसमें क्या होता है, जिसमें जो है देखो जिसमें प्रोटॉन की संख्या वही होती है परंतु न्यूट्रॉन की संख्या क्या होती है वो भिन्न हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब से ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि भारी पानी वह पानी होता है, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान उसका आइसोटोप ले लेता है। देखो पानी, भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान जो होता है वह उसका आइसोटोप ले लेता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो भारी जल का उपयोग जैसे कि न्यूट्रॉन मंदक के रूप में होता है। ठीक है, भारत में भारी जल जैसे कि DTO, ठीक है, DTO भारी जल को कहा जाता है। DTO परियोजना ये तलचर में स्थित है, और भारी जल का निर्माण सर्वप्रथम यूरे ने किया था। और भारी जल का परमाणु द्रव्यमान की हम बात कर ले तो परमाणु द्रव्यमान जो होता है ये 20 होता है भारी जल का। ठीक है, 20। चलिए अगला प्रश्न है कि 20 वर्ष की आयु पर मानव शरीर में हड्डियों की संख्या जो कितनी होती है? जब 20 वर्ष की उम्र होती है उस समय मानव शरीर की हड्डियों की संख्या जो होती है वो कितनी होती है? देखो वो जो होती है 206 होता है। कितना होता है? 206 होता है। 20 वर्ष की अधिक अवस्था में मानव शरीर में 206 हड्डियां होती है, और जन्म के समय मानव कंकाल में औसतन हड्डियों की संख्या भी 300 होती है जन्म के समय में। ठीक है, जन्म के समय में 300, और 20 के बाद ये 2 से 6 हो जाता है, यानी कि कम हो जाता है। ठीक है, और वाल्वा अवस्था में मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या जो है वाल्वा अवस्था में ये 208 होता है। ठीक है, वाल्वा अवस्था में 208 आपको याद रखना है। प्रश्न पूछा जाता है कि वालिया अवस्था में मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या कितना हो जाएगा, तो ये 208 हो जाएगा। ठीक है, और मानव शरीर में समान मतलब अस्थियों को दो भाग में बांटा सकता है, एक अनुबांधीय उपांगीय होता है, एक अक्षीय होता है। ठीक है, और एक प्रश्न पूछा जाता है कि मनुष्य की खोपड़ी में कितनी हड्डी होती है? देखो मनुष्य की खोपड़ी में 29 गो अस्थियां होती हैं। ठीक है, मनुष्य की खोपड़ी में। और मानव की सबसे बड़ी हड्डी जो होती है जांघ की हड्डी होती है, जिसको हम लोग फीमर की हड्डी भी बोलते हैं। फीमर की हड्डी सबसे बड़ी हड्डी होती है मानव शरीर की। चलिए
देखो यहाँ पर प्रश्न थोड़ा आपको समझना है। देखो यहाँ पर प्रश्न क्या दिया गया है, 70 नंबर प्रश्न है कि बोर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए सूत्र क्या होता है बोर्ड कक्षा में। देखो बोर्ड कक्षा में ये एल बराबर एन एच बटा का 2 पाई हो जाएगा। ठीक है, बोर्ड कक्षा में इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग के लिए फॉर्मूला जो है एल बराबर एल एन एच बटा के 2 पाई हो जाएगा। देखो बोर्ड के अनुसार यदि कोई इलेक्ट्रॉन, बोर्ड के अनुसार यदि कोई इलेक्ट्रॉन, कहने का मतलब कि बोर्ड के अनुसार यदि कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर क्या करता है कि नाभिक के चारों ओर लगा, मतलब क्या कर चक्कर लगाता है, तो इलेक्ट्रॉन कुल संवेग संरक्षित करता है। संवेग कैसे क्या करता है, संरक्षित करता है, जैसे कि m इलेक्ट्रॉन, और बोल्ट को क्या, यानी कि ये भी को क्या करता है, संरक्षित करता है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि कोणीय संवेग यानी कि एम भी आर बराबर जो होता है ये फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का चार्ज कितना होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश का चार्ज जो है कितना हो जाएगा, तो ये 1.6 इंटू 10⁻19 माइनस का 19 गुलाम हो जाएगा। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन बराबर चार्ज। चलिए अगला प्रश्न जो कि बहुत अच्छा प्रश्न दिया गया है, 71 नंबर प्रश्न है कि 100 वाट का बिजली का बल्ब यदि 10 घंटा जले तो बिजली का खर्च जो है कितना होगा, बिजली का खर्च जो है कितना होगा। 100 वाट का बिजली बल्ब है, ठीक है, और 10 घंटा जलता है, तो बिजली का खर्च जो है यहाँ पर कितना होगा। देखो इस टाइप का प्रश्न यदि आपको कहीं पर भी मिल जाए, देखो विद्युत ऊर्जा के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 100 का, ठीक है, वाट का बल्ब है और 10 यूनिट का 10 घंटा जलता है, यूनिट में निकालने के लिए हम लोग 1000 से इसमें भाग दे देंगे, तो आप यहाँ से काट सकते हैं 0 0 0। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो और काट दो, तो यानी कि 1 यूनिट, कितना, 1 यूनिट। यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 यूनिट। ठीक है, 1 यूनिट। देखो बिजली का खर्च जब भी निकलता है किलोवाट घंटा, क्या होता है, किलोवाट घंटा में निकलता है, और 1 किलोवाट घंटा बराबर जो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल ऊर्जा होता है। ठीक है, चलिए 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 अगला प्रश्न है 72 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी ऐनक की लेंस की पावर जो कि +2 डायोप्टर हो तो इसकी फोकस दूरी जो है क्या होगा, उसका फोकस दूरी की यहाँ पर बात कर रहा है। देखो फोकस दूरी के लिए क्या बता रहा है कि पी का मान जो ये +2 डायोप्टर है। ठीक है, तो पी का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं 1/f। ठीक है, तो पी का मान जो आपको दिया गया है 2 बराबर का 1/f, तो यहाँ से 2f बराबर का 1 हम रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम f का मान निकालेंगे तो 1/2, ठीक है, मीटर में हो जाएगा, तो 1 मीटर बराबर की 100 बटा का 2 यानी कि 50 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 50 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 50 सेंटीमीटर। देखो लेंस की क्षमता का मात्रा डायोप्टर होता है, ठीक है, और अवतल लेंस की शक्ति जो होता है ये माइनस का डी होता है, और उत्तल लेंस की शक्ति जो होता है ये प्लस का डी होता है। ठीक है, दोनों में इतना ही डिफरेंट होता है। चलिए चलिए यहाँ प्रिंट वाला प्रश्न है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन सा कारक शोषण क्रिया को प्रभावित नहीं करता है, ऐसा कौन सा कारक है जो कि शोषण क्रिया को प्रभावित नहीं करता है। देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है, नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है ये शोषण क्रिया को प्रभावित नहीं करता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा नाइट्रोजन ऑक्साइड। चलिए अगला प्रश्न है 74 नंबर में प्रश्न क्या दिया गया है कि निम्नलिखित रासायनिक क्रिया पर विचार करना है आपको, ठीक है, और उसका सूत्र आपको बताना है। देखो क्या बात कर रहा है कि ये OH2 ये किसका फॉर्मूला होता है, ये बुझा हुआ फॉर्मूला, क्या कहते हैं, बुझा हुआ चूना का फॉर्मूला होता है। ठीक है, OH2 CaOH2,
और ये Cl2 जो होता है, ये Cl2 ये क्लोरीन होता है। क्या होता है? क्लोरीन होता है। और ये क्या कहते हैं, OCl जो आ रहा है ये OCl ये विरंजक चूर्ण होता है, ये H2 जो है ये जल होता है। ठीक है। और विरंजक चूर्ण को यदि हम बांटते हैं तो ये जैसे ब्लीचिंग पाउडर भी इसी को कहा जाता है। तो विरंजक चूर्ण का उपयोग जीवाणु को मारने के लिए किया जाता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक फॉर्मूला जैसे कि CaSO4 आपको हम बोल देते हैं, ठीक है, CaSO4 × ½ H2O होता है। तो देखो यहाँ पर जो है ना विरंजक चूर्ण, जो कि यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा विरंजक चूर्ण, जिसको हम लोग जो है ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जानते हैं और जीवाणुओं को मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि एस्ट्रोजन स्रावित होता है, यानी कि एस्ट्रोजन जो ये कहाँ पर स्रावित होता है। देखो ये अंडाशय में, कहाँ पर होता है, ये अंडाशय में जो है ना ये स्रावित होता है। देखो एस्ट्रोजन अंडाशय द्वारा स्रावित होता है और प्रोजेस्टेरोन भी जो ये अंडाशय के द्वारा ही स्रावित होता है, जो कि मादा में ये पाया जाता है। प्रोजेस्टेरोन जो ये कहाँ पर पाया जाता है, ये मादा में पाया जाता है, यानी कि फीमेल में पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अंडाशय। ठीक है, अंडाशय यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब। ठीक है। तो आज का प्रैक्टिस सेट नंबर जो कि ये हमारा 11 था। ठीक है, 11, इससे पहले भी हम लोग 10 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। ठीक है। तो आज का प्रैक्टिस सेट में कितने प्रश्न को आप सही किए हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।